50% स्टूडेंट्स को लगता होगा कि केवल 70 डेज में 70 टॉपिक पढ़ करके 70 आउट ऑफ 70 लाना एक केवल झूठ का जखीरा है। सर को तो केवल व्यूज और वॉच टाइम चाहिए। बिल्कुल नहीं मेरे बच्चों, अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया और इसको एग्जीक्यूट कर लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि निश्चित तौर पे इसको लाना मुश्किल तो है लेकिन असंभव भी नहीं है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वो कौन से 70 टॉपिक हैं जिनको अगर आपने अगले 70 डेज में फॉलो कर लिया, पढ़ लिया, तो आप निश्चित तौर पर केमिस्ट्री में इस नंबर को पा सकेंगे। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है बच्चों और वो है सॉल्यूशन, विलेयन चैप्टर। तो विलेयन में सबसे पहला टॉपिक है मोलरता। तो मोलरता निकालने का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? तो मोलरता इज इक्वल टू होता है विलेय का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, और विलयन का आयतन अगर वो ग्राम में दिया है तो हम लोग उसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात होगी कि इस टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। हम लोग नेक्स्ट पे पढ़ते हैं और वो है मोललता। मोललता में क्या होगा? सेम टॉपिक होगा आपका ऊपर का स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, केवल v की जगह में क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल W अपॉन 1000। अब ये कैपिटल W क्या है? ये विलायक का द्रव्यमान है और इन पर ऑलरेडी चैनल पर एक लंबी लिस्ट है न्यूमेरिकल की जो हम लोगों ने वीडियो में आपको पढ़ाया है, आप जाके चेकआउट करें। नेक्स्ट टॉपिक है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम लोग जाइए से लिखते हैं। मोल प्रभाज में बच्चों दो घटक होते हैं, आप एक्से बोल दीजिए। इसमें पहले घटक के अगर आपको निकालना है तो Na अपॉन Na प्लस NB होता है, लेकिन अगर आपको दूसरे घटक का मोल प्रभाज निकालना है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? NB अपॉन में Na प्लस NB। अब ये तीनों टॉपिक हो गए बच्चों न्यूमेरिकल के लेकर के। हेनरी का नियम हमें बताता है कि किसी भी द्रव में गैसों की विलेयता कितनी होगी, तो उसके लिए हमें निकालना होता है किसी भी गैस का आंशिक दाब। तो बच्चों जब आप आंशिक दाब निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? KH इंटू एक्स। जहां पर बच्चों हमारा जो ये KH लिखा हुआ है वो क्या है? हेनरी कांस्टेंट हो जाता है, और ये एक्स क्या है? ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ये मोल प्रभाज है। आगे आ जाता है बच्चों राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इससे हर साल न्यूमेरिकल आते हैं। क्या नियम है हमारा? कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इससे भी बच्चों न्यूमेरिकल आएंगे। अभी तक जो बच्चों हम लोगों ने पांचों टॉपिक देखे वो पांचों ही न्यूमेरिकल के हैं मेरे दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे दो ऐसे टॉपिक की जो एक दूसरे से कॉपी हैं। एक का फार्मूला पढ़ लिया, समझ लीजिए दूसरे को भी आपने पढ़ लिया। तो क्वथनांक का उन्नयन कैसे निकलेगा? क्वथनांक का उन्नयन होता है डेल्टा TB, और अगर अवनमन निकालना है तो क्या होगा? डेल्टा TF। दैट मीन्स हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। TB लेंगे तो यहाँ KB होगा, और TF लेंगे तो यहाँ KF होगा, और इसके बाद क्या होगा? कॉपी होगा 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो ये फॉर्मूले में दोनों ही आ गए, हिमांक का अवनमन भी आ गया और क्वथनांक का उन्नयन। अब आ जाते हैं वांट हाफ फैक्टर। अगर कोई भी एग्जामिनर जब एग्जाम में पेपर को थोड़ा टफ सेट करना चाहता है तो वो इस लॉ से क्वेश्चन जरूर रख देता है। तो वांट हाफ फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अल्फा के बारे में पढ़ना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वियोजन या संगुणन की मात्रा। अगर आप वियोजन निकालने जा रहे हैं तो नोट डाउन करें, अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। इस फॉर्मूले से लगाएंगे। अगर संगुणन होगा तो वहां n/2 होता है, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। सहगामी गुणधर्म पढ़ने, जिनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हम आपको इसी चैनल पे डिटेल में पढ़ाएंगे। लास्ट में आता है वेरी इंपॉर्टेंट पराशरण दाब। तो बच्चों इसमें जो टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है वो आप समझ लीजिए, जैसे राउल्ट के नियम को आप इंपॉर्टेंट में मान लीजिए। इसके बाद आप इन दोनों से तो न्यूमेरिकल आपका पेपर में ऑलरेडी फिक्स है। वांट हाफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में पराशरण दाब। तो पराशरण दाब के लिए क्या फॉर्मूला है बच्चों हमारा? और वो है पाई v इज इक्वल टू, कहीं कहीं पर CRT लिखा है लेकिन
करेक्ट है CST S विलेन स्थिरांक है। तो ये हमारे टॉपिक हो गए विलेन चैप्टर से। आप इनका एक प्यारा सा छोटा सा स्क्रीनशॉट रख लें जिससे आपको पता चले कि हमें क्या पढ़ना है। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा आता है और वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला टॉपिक है चालकता। दो प्रकार की चालकताएं आपको पढ़नी है। एक पढ़नी है आपको मोलर चालकता और दूसरी क्या पढ़नी है, तुल्यांकी चालकता। दोनों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है मैं लिख दे रहा हूं, एक फॉर्मूले समझें आप चाहे लैम्डा m लिखें या लैम्डा EQ तुल्यांकी के लिए, दोनों के फॉर्मूले में कप्पा जरूर होगा, इनटू में 1000 होगा। और अगर आपने बच्चों मोलर चालकता ले रखी है तो कैपिटल M होगा मोलरता, और तुल्यांकी चालकता ले रखी है तो अपॉन में होगा नॉर्मलता। मीन्स यहां पर या तो कैपिटल M होगा या यहां पर कैपिटल N होगा। नेक्स्ट आता है कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो कुल मोलर चालकता होती है और वो होती किस पर है, अनंत अनुता पर, वो उसके धन आयनों एवं ऋण आयनों, तो आपको क्या लेना है धनायन और क्या लेना है ऋण आयन, इनकी मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। मैं फिर आपको बताऊंगा इसके बाद सेल आपको दोनों प्रकार के पढ़ने चाहिए, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनीय सेल। इनमें गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल भी आपको पढ़ने हैं। आगे आता है नर्स्ट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन सोल्यूशन। अब इसमें बच्चों क्या होगा कि जब हम इसको सॉल्व कर देते हैं STP पर तो टेम्परेचर 273 केल्विन, ये 96,500 हो जाता है, R गैस कांस्टेंट हो जाता है। इन सब की वैल्यू रखने के बाद इसका जो सिंपल फॉर्म है E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन स्मॉल n लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। इस पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल आपको अपने इसी चैनल पे मिलेंगे। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब भी ये वीडियो अपलोड हो तो आपको उनकी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। अब निकालना है हमें इसके बाद EMF। तो EMF आपको बच्चों सेल कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे EMF निकलता है E0 ऑफ कैथोड। E0 ऑफ कैथोड, आपको कहीं भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, सारी डिटेल आपको यही मिलेगी। ये क्या है, EMF निकालने का फॉर्मूला हो गया। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE और डेल्टा G0 लेंगे तो यहाँ E0 हो जाएगा। इसका भी न्यूमेरिकल पोर्शन आपको यही मिलेगा। फिर हमें क्या पढ़ना है, बैटरियां और कोरोजन। बैटरियों में दो प्रकार के पढ़ने, प्राथमिक सेल और सीसा संचायक सेल। इसमें बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कोलराउस लॉ। विद्युत रासायनिक सेल नर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। EMF वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा EMF। इसके अलावा कई साल से बैटरियां और कोरोजन भी थ्योरी में आ रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और वो है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। तो हम पाते हैं कि अभिक्रिया की दर क्या होती है। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। बच्चों थोड़ा राइटिंग डिस्टर्ब है क्योंकि समय से वीडियो भी पूरा करना है और आजकल तो बड़ा फैशन हो गया है कि मैंने 5 मिनट में ख़त्म कर दिया। कोई कहता है कि नहीं मैंने तो 3 मिनट में ख़त्म कर दिया पूरा चैप्टर, कोई कहता है लो शुरू हुआ ख़त्म हो गया चैप्टर। तो क्या होड़ लगी पड़ी है, समझ नहीं आता क्या साबित क्या करना चाहते हैं। ये पढ़ाई चल रही है या फिर मिल्खा सिंह की रेस चल रही है। दर नियम क्या होता है, तो अभिक्रिया का दर नियम होता है K इज इक्वल टू, अगर आपके दो रिएक्टेंट A और B हैं तो उनकी पावर अगर हम लोग M और N एज्यूम कर लें, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे ये M और N इक्वल हो भी सकते नहीं भी, वो सब बातें बाद में होंगी। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग निर्धारक पद में प्रयुक्त होने वाले पद जो होते हैं वो सांद्रता कोटि और आणविकता अणुओं की संख्या होती है। बच्चों मैं नोट डाउन करूंगा और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे बोलूंगा कि इन दोनों में आप डिफरेंस पढ़ लें, इन दोनों में आप क्या पढ़ लें, अंतर पढ़ लें, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आता है समाकलित वेग समीकरण, इसमें शून्य कोटि के लिए है, प्रथम कोटि के लिए है। प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण है K इज इक्वल टू आपको, ठीक है ये मैं पहले बता दूं आपको,
इसको मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि आप नोट डाउन करें कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हैं। शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की। तो शून्य कोटि का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका तो थ्योरी आती है। यहाँ पर हो जाएगा, मैंने क्या लिखा था, k = 2.303 अपॉन टी और log a अपॉन a माइनस एक्स। अब बच्चों कहेंगे कि ये a और a माइनस एक्स क्या है, तो बच्चों ये सांद्रताएं हैं, ये बच्चों सांद्रताएं हैं। और मेरे बच्चों इसको नोट डाउन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये दोनों, आणविकता कोटि में अंतर और इस टॉपिक से लगने वाले न्यूमेरिकल। यहाँ पर log 10 है जो मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि log 10 है इसीलिए यहाँ 2.303 है। log 10 हटा देंगे तो वो ln हो जाएगा। इसके बाद अर्धायुकाल से एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक है ये 0.693 अपॉन में टी आप टी हाफ भी बोल सकते हैं इसको। इससे भी उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना फर्स्ट ऑर्डर से। अब आ जाते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। इससे संघट्ट आपको पढ़ना होगा, संघट्ट सिद्धांत इनका पढ़ना होगा, सक्रियण ऊर्जा के बारे में पढ़ना होगा आपको, ठीक है ना। और फॉर्मूला पढ़ना होगा k = AE की पावर माइनस EA अपॉन RT, जहाँ पर बच्चों EA क्या है, E फॉर एनर्जी, A फॉर एक्टिवेशन। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रियण ऊर्जा, ठीक है ना। और ये चरघातांकी गुणांक है, जब हम लोग टॉपिक में जाएंगे तो इनके बारे में बात होगी। अब आ जाते हैं डी और एफ ब्लॉक के ऊपर, दोनों एक ही में टॉपिक हैं आपके। डी और ब्लॉक में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, रंग, चुंबकीय, उत्प्रेरकीय, ये 3 गुण हैं यहाँ। और मैं आपसे बोल दे रहा हूँ कि नोट डाउन कर लो, ये पेपर में आएगा, ये पेपर में आएगा, ठीक है, लो लिख दिया, पेपर में आएगा। क्या आएगा, डी ब्लॉक के तत्वों के गुण पेपर में आएंगे, आप कहीं नोट डाउन कर लें। इसके बाद लैंथेनाइट संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, यहाँ आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है इन दोनों की, और उसके अलावा सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पढ़नी है, सारा पढ़ाया जाएगा। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड बच्चों वो होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को जोड़े में इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। जैसे मैंने एक उपसा संयोजी यौगिक लिख दिया K4FeCN6। अब इसी में सब समझ लेते हैं, समन्वयन संख्या क्या है, Fe ने 6 बॉन्ड बना रखे हैं तो उसकी समन्वयन संख्या 6 है। कितने लिगेंड लगे हैं, 6 CN लगे, ब्रैकेट के बाहर वाला लिगेंड नहीं होता है। इसका नामकरण क्या होगा, तो इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, वो फिर पढ़ाएंगे इसको हम। तो ये 3 टॉपिक तो बच्चों तीनों इसी से हो गए आपके। समावयवता पढ़नी है आपको, जिसमें लिंकेज समावयवता आती है, उपसहसंयोजन समावयवता आती है, कई प्रकार की आपकी समावयवताएं आ जाती हैं। इसके बाद ये आपको सिद्धांत भी पढ़ने होंगे, VBT CFT, ये आपके 11th में भी थे लेकिन वो बंद चैप्टर में थे, यहाँ उपसहसंयोजी चैप्टर में है। इसके अलावा इसके अनुप्रयोग और चुंबकीय गुण। अब हम पहुंच गए अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में, जहां पर आपको मिल रहा होगा SN1 SN2। बच्चों SN1 SN2 का वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, SN1 और SN2 दोनों। इसके अलावा E1 E2 जिनको एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ये सारे टॉपिक आपको बच्चों चैनल पे मिल जाएंगे, ऑलरेडी SN1 SN2 है। हैलो एल्केन के बनाने की विधियां पढ़नी है, जिनमें बच्चों आपके कुछ फेमस नेमिंग रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, कोनान फिंकलस्टीन रिएक्शन, हंसडीकर रिएक्शन, ग्रिगनार्ड रीजेंट, ये आपको पढ़नी होंगी। इसी तरह से हैलोइरीन क्या है, अगर बेंजीन वलय के ऊपर हम लोग एक हैलोजन लगा दें तो वो क्या कहलाएगा, हमारा हैलोएरीन कहलाएगा। ये भी बच्चों, इसके भी आपको वैसे ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें आपका राइमर टिमैन रिएक्शन आ जाता है, ठीक है, कोल्ब स्मिथ रिएक्शन आ जाती है। इसके अलावा हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये आपको हैलोएरीन में पढ़ना है। और लास्ट ईयर पेपर में ही आया है बच्चों, ये टॉपिक लास्ट ईयर ही पेपर में आया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोथेन के केवल उपयोग और प्रभाव, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह भी कई सारी रेफरेंस बुक्स में लिखा है, वो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है। केवल आपको इसके अनुप्रयोग और प्रभाव, ज़्यादातर दुष्प्रभाव हैं, कुछ यूज भी हैं, वो भी पढ़ने हैं। मैंने नामकरण क्रियाओं से आपको पहले ही परिचित करा दिया और उनको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है अल्कोहल्स। तो बच्चों अल्कोहल्स के बनाने के आपको मेथड पढ़ने, चाहे वो आरएक्स से पढ़ना हो, चाहे एल्कीन से पढ़ना हो, चाहे एल्काइन से पढ़ना हो, चाहे आपको हैलो एल्केन से पढ़ने हो या ग्रिगनार्ड रीजेंट से पढ़ना हो, तो ये आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं। ऐसे फिनॉल के बनाने के मेथड हैं, जिसमें आपको डाउस प्रोसेस वगैरह भी आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है इथर। इन तीनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएंगी। पेपर के पहले आपकी मैं तैयारी निश्चित तौर पे करा दूंगा। एल्कोहल के टेस्ट में आप क्या पढ़ेंगे, तो एल्कोहल के टेस्ट में ल्यूकास रीजेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। एल्कोहल को टेस्ट आप करेंगे, ऑक्सीडेशन के मेथड से आप टेस्ट करेंगे, और एल्कोहल का एक विक्टर मेयर प्रोसेस भी दिया है, लेकिन ज्यादातर आपको ल्यूकास ही पूछा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसके आगे मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं, अच्छा चलिए, कि फिनॉल अम्लीय क्यों है, एल्कोहल से फिनॉल अम्लीय क्यों है, वो रेजोनेंस की वजह से, उसको मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। कुछ अंतर भी पढ़ने, जैसे मेथेनॉल एथेनॉल, या एथेनॉल और डाइथिल ईथर या फिनॉल में, और यहाँ पर भी कुछ आपकी नेमिंग रिएक्शन आ जाएंगी फिनॉल में और एल्कोहल में। तो वो जब टाइम आएगा तो मैं आपको वो नेमिंग रिएक्शन सारी पढ़ा दूंगा। कुछ कन्वर्जन है, जैसे मेथेनॉल का एथेनॉल में कन्वर्जन है, जैसे CH3OH है, CH3OH का CH3Cl में कन्वर्जन है, CH3Cl का CH3Cn में कन्वर्जन है, फिर CH3Cn से क्या बनेगा, CH3CH2NH2 बनेगा, और इससे क्या बन जाएगा आपका बच्चों लास्ट में C2H5OH। तो इस तरह से जैसे मेथेनॉल से इथेनॉल बना है, इस तरह के आपको इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी पढ़ाए जाएंगे चैनल पे। नेक्स्ट हमारा हिस्सा है एल्डिहाइड्स और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके टेस्ट। यहाँ पर जैसे फैलिंग सोल्यूशन हो गया, टॉलेंस सोल्यूशन हो गया, बेनेडिक्ट हो गया, ये आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे यहाँ HVZ जैसी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है। आपकी कीटोन की अगर बात की जाए तो एल्डोल कंडेंसेशन आ जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड की बात की जाए तो कैनिजारो रिएक्शन आ जाती हैं। ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन और कन्वर्जन। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के भी नाम लिखे हुए हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिए। फेलिंग सोल्यूशन, टॉलेंस रीजेंट और बेनेडिक्ट सोल्यूशन जैसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट हैं और उनसे उनकी होने वाली रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा चैप्टर हमारा है एमाइंस का, जिसमें आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जैसे इनकी क्षारीयता का क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें 2 तरह का बताया गया है। आपको स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में बताया गया है। पहले बताया गया 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक है, फिर कहा गया 1 डिग्री ज़्यादा बेसिक है, लेकिन लास्ट में निकल के ऑर्डर कुछ और आता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर टेस्ट, जैसे हमारा हिंसबर्ग रीजेंट आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाइट्रस एसिड से करते हैं। और ये हिस्सा ऐसा है जो आपका स्कोरिंग हिस्सा है। क्या पढ़ना है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, एंजाइम के बारे में पढ़ना है, DNA RNA के बारे में पढ़ना है, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक बच्चों ऐसे हो गए जो प्योरली थ्योरी हैं और आपको अच्छे खासे मार्क्स ये दिला देंगे। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है, प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी संरचनाएं। एमाइनो एसिड में क्या होगा आपका, आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल। तो इसमें आपको आवश्यक अनावश्यक एमिनो अम्ल पढ़ने हैं। प्रोटीन की विभिन्न प्रकार की संरचनाएं, कार्य, हमारी बॉडी में क्या महत्व है। ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, कार्बन की एक सीधी चेन होती है। इनकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस, रिड्यूसिंग रिएक्शंस, परीक्षण जैसे आपका मॉलिस्ट परीक्षण आ जाता है, फर्फ्यूरल टेस्ट आ जाता है। तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में जब हम लोग इसकी पूरी बायोमोलिक्यूल सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पर हम इनको जरूर बताएंगे। अब हमारे वीडियो को हम समाप्त करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा 70 टॉपिक और हमें लाने भी कितने मार्क्स हैं, 70 आउट ऑफ 70। तो क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि 70 ऑफ 70 आ जाएं? तो मैंने आपको पहले ही वीडियो के थंबनेल में बोल रखा है कि आपको इनमें से एक टॉपिक एक दिन में पढ़ना होगा। अगर आप एक टॉपिक 2 दिन में पढ़ेंगे तो फिर आपके 140 डेज हो जाते, जो आपके 5 महीने जो टाइम क्रॉस कर जाएंगे। 70 डेज का जो आप चैलेंज लेंगे वो आप नोट करिए 15 अगस्त से, और मैं इसको 2.5 महीने में तोड़ दे रहा हूं। तो 2.5 महीने मतलब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 2.5 महीने में आप एक बार पूरा करें, फिर नवंबर, दिसंबर और जनवरी फिर एक बार पूरा करें। जब आप इसको 2 बार कंप्लीट कर देंगे, मैं आपको पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूं और पूरी गंभीरता से कि 70 आउट ऑफ 70 नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये नंबर कठिन है, लेकिन लाया ना जा सके ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब आप कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे बताएं कि 9 चैप्टर्स में से कौन सा चैप्टर आपके लिए सबसे पहली प्राथमिकता है, जिस पर आपको वीडियो बना के मुझे देना चाहिए। वीडियो कैसा लगा अगर आप कमेंट करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जानकारी मिलती है कि अच्छाई क्या है, कमी क्या है, कहाँ सुधार करना है, कहाँ बदलाव करना है। तो आप निश्चित तौर पर कमेंट जरूर करें।
लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना बिल्कुल भी पेड नहीं है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो आप निश्चित तौर पे इसको आप कर सकते हैं, जिससे कि चैनल में और मेहनत की जा सके और आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाया जा सके। तो इन्हीं संदेश के साथ कि माता पिता का सम्मान करिए, गुरुजनों का सम्मान करिए, वन संरक्षण, जल संरक्षण और प्रकृति संरक्षण करिए, देश प्रेम करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।